बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो 4/4/2024 को संपन्न हुआ था, उसके इंग्लिश के सभी प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के अनुसार हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 को देख लेते हैं। दे डैश 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 इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। तो इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो सेंटेंस है किस टेंस में है, मतलब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो दे यहाँ पे वर्ब है नहीं तो टेंस नहीं बता सकते हैं, लेकिन एंड के बाद देखिएगा ड्रोव, ड्राइव का दूसरा फॉर्म है ड्रोव। तो ये पास्ट टेंस में है, इसका मतलब यहाँ पर भी पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है, उत्तर नहीं होगा। ये भी प्रेजेंट टेंस नहीं है, यहाँ पे उत्तर पास्ट टेंस गॉट है। तो दे गॉट इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे, वो अपने कार में बैठे और चले गए। तो यहाँ पे ये चूँकि ड्रोव जो है ड्राइव के बाद पास्ट है ड्रोव, तो यहाँ पे चूँकि ये पास्ट दिया है, यहीं से हमको हिंट मिलता है कि यहाँ पे कौन सा टेंस होगा। यदि यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट होगा, अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस रहता तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस रहता, फिर प्रेजेंट टेंस रहता तो उसमें देखते हैं हम कौन सा टेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे वर्ब पास्ट दिया है तो ये भी पास्ट होगा। मतलब अगर कोई से दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो सेकंड सेंटेंस भी पास्ट में होगा, या फर्स्ट पास्ट में है दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। कुछ 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें कौन सा सुटेबल होगा। जैसे श्याम एंड हिज ब्रदर्स डैश ए फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे एंड से 2 वर्ब को जोड़ा गया है, श्याम एंड हिज ब्रदर्स। तो यहाँ पे जब भी इस तरह की बात है, हिज ब्रदर्स हिज सिस्टर्स, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे देखिए हैव ये सब दिया है, सिंगुलर नहीं होता है, आर भी नहीं होता है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग यहाँ पे प्रयुक्त होगा। श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज ए फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। मतलब ये दुकान का नाम है, श्याम एंड हिज ब्रदर्स, ये दुकान का नाम है। तो दुकान का नाम क्या होता है, ये सिंगल माना जाता है, ये सिंगल नाम है, दुकान का नाम सिंगल है। श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज ए फेमस स्वीट शॉप, ये बहुत फेमस स्वीट की दुकान है इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में। तब समझ में आ गए होंगे, तो अर्थ भी आप इसको जानते चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, यहाँ पे आई कैनट टेक देम होम नाउ। तो मैं उन्हें अभी घर नहीं ले जा सकते हैं। तो इसको आपको बनाना है कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो हम जानते हैं नाउ को क्या होता है, देन होता है। तो देख लेते हैं। तो आई कैनॉट यहाँ ही से शुरू हो रहा है, ही सेड मतलब ही टोल्ड। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ही सेड दैट, यहाँ पर आपकी काफ़ी चीज़ आपको दे भी दिया है, प्रश्न उसी का है ना। तो ही सेड, तो ही सेड दैट। अब यहाँ पे अगर आप सेंस यहाँ पे देखेंगे तो नाउ का क्या हो जाता है, देन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ का किस में कन्वर्ट हो जाता है, देन का कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्ट है गलत हो जाएगा, यहाँ पे नाउ का नाउ रख दिया गलत हो जाएगा, टुडे भी रख दिया गलत हो जाएगा। तो इसी पॉइंट से आप बदल सकते हैं कि नाउ को इनडायरेक्ट स्पीच में देन हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन एक हिंट यहाँ पे मिल गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हिंट ए हो गया। इसका सेंस भी देख सकते हैं, ही सेड दैट ही कुड नॉट टेक देम होम देम। तो ये वो उसने कहा कि वो उन लोगों को अपने घर नहीं ले जा सकता है। तो सेंस भी डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का सेम निकलना चाहिए, अर्थ दोनों का सेम निकलना चाहिए। तो इससे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। अगर आपको नियम नहीं भी मालूम है तो भी आप कैच कर सकते हैं।
कुछ सेंटेंस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी स्पीच के प्रश्न है। व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू, ही आस्क हिम, मतलब वह उनसे पूछी कि आप क्या करने के लिए डिसाइड किए हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बना रहा है, ही आस्क्ड हिम व्हाट डैश डिसाइडेड। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बना दिया है और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस शुरू में और 2 ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दे दिया है। तो सी आस्क्ड, तो सेम पास्ट रख दिया। व्हाट या वाट वाले जो टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, वो वाट से ही शुरू होते हैं। तो वाट यहाँ पे व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, तो चूँकि यहाँ पे ये पास्ट हो चुका है, आस्क्ड मतलब पास्ट है, तो ये भी आपका यहाँ पे पास्ट होगा। तो पास्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ही हैज़ है, ये तो गलत हो गया, पास्ट नहीं है। यू हैव, ये भी पास्ट नहीं है। हैड यहाँ पे पास्ट है, ओके गुड, यहाँ पे ये भी पास्ट नहीं है। तो एक नियम आप लोग देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट यहाँ पे जो जॉइंट है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, इन्वर्टेड कमा के अंदर आप प्रेजेंट भी लिख सकते हैं और उसके बाद में आप पास्ट कोई भी टेंस हो, तो इन्वर्टेड कमा से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर जब इन्वर्टेड कमा हटता है तो अगर शुरू में पास्ट है तो इसके बाद सेकंड भी पास्ट ही होगा। तो ये कॉमन रूल सब जगह फॉलो होता है। तो सी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू को यहाँ पे ही में कन्वर्ट होता है। अगर डिटेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे आप पकड़ेंगे। तो सी आस्क्ड, यहाँ पे फ्यूचर पे यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस का यूज़ किया गया, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो इससे यहाँ पे ही हैड डिसाइडेड टू डू, तो सी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू डू। तो ये हैड एक पास्ट है, बाकी से प्रेजेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे बोलेंगे, तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार कभी चेंज ना हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे यहाँ इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के बाद से वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे टू रीड, टू स्टडी, टू गो, कभी आप नहीं देखिएगा टू गोइंग, टू स्टडिंग, टू स्टडीड, टू क्राइड, ऐसा नहीं। तो हमेशा V1 होता है। तो टू के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। किसी भी बुक को आप पलट के देख लीजिए, आपको V2 V3 ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो टू के बाद चूँकि यहाँ पे इन्फिनेटिव दिया हुआ है, इन्फिनेटिव के बाद जो वर्ब होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, उसका फॉर्म कभी बदलता नहीं है। तो वो क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एक्चुअली इनडायरेक्टली आप जितने भी इन्फिनेटिव वर्ब हैं वो सब नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया रीड, यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या हो गया, रीड होता है। अब जहाँ पे इनफाइनाइट वर्ब अगर इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ है, मतलब टू से नहीं दिया हुआ वर्ब, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को देखेंगे कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे अगर नहीं हो सकता है तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होगा। जैसे 30 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे द एनिमी बीटन एट एवरी पॉइंट फ्लेड। तो इसका देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, वह दुश्मन जो सभी जगह से हार गए हैं वो भाग गए, फ्लेड मतलब भाग गए। तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी जगह से हारे हुए है ना, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव दिया नहीं है, इन्फिनेटिव होता तो वो हो जाता हमारा नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पे हमारा बीटन जो हो गया सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि द एनिमी लगा मतलब दुश्मन। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा बीटन। तो इनफाइनाइट जो वर्ब होता है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देयर इज नो चेंज बिटवीन इन द वर्ब, दैट वर्ब इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इन्फिनेटिव इसका काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि टू के बाद जो वर्ब होता है हमेशा V1 होता है, उसमें SES का भी प्रयोग नहीं होगा, ING का भी प्रयोग नहीं होगा। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखते हैं। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट वन ऑफ विच। जैसे यहाँ पे दे आर रिपेयरिंग द हाउस, तो इसका अर्थ होता है वो अपने घर को रिपेयर कर रहे हैं, है ना।
तो दे आर रिपेयरिंग द हाउस, क्या पूछ रहा है, सेंटेंस हैज़ बिन गिवन इन द एक्टिव वॉइस, फाइंड आउट फॉर, एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो दे वे रिपेयरिंग द हाउस, वे लोग घर रिपेयर कर रहे हैं, तो द हाउस, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसके यहाँ पे बीइंग आता है, बीइंग आप लोग खोज लीजिए, जहाँ पे कंटिन्यूअस है जैसे ही इज रीडिंग तो यहाँ पे बीइंग जरूर आएगा, तो यहाँ पे बीइंग नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो बहुत ईजी है कि बीइंग जहाँ पे दिख जाए वो कर दीजिए। अगर बीइंग दो जगह मिल गया तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे द हाउस। अब यहाँ पे एक घर है तो इज का प्रयोग करेंगे, बीइंग तो रहेगा ही, और यहाँ पे रिपेयरिंग है तो इसका V2 यूज़ करेंगे, रिपेयर्ड बाय देम, है ना, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो इस तरह आप लोग कर लीजिए, दे का देम हो जाता है ना, तो इस तरह भी आप कैच कर सकते हैं। अगर बीइंग सिर्फ एक जगह दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें टाइम आपका काफ़ी बचेगा। दे आर प्रिपेयरिंग द हाउस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे बीन का प्रयोग अवश्य होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन जो मार्क होता है उसका करेक्ट यूज़ आपको यहाँ पे जानना है। तो ही क्राइड क्वेश्चन मार्क, हेल्प हेल्प, तो दोनों सेंटेंस अलग अलग हो गया है ना, तो ऐसा नहीं होता है, ये दोनों कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरे में भी वही है, क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेमी कोलन का यूज़ कर सकते हैं, ही क्राइड सेमी कोलन हेल्प हेल्प। तो चूँकि ये कंप्लीट सेंटेंस होता है कि दोनों सेंटेंस आपस में सेमी कोलन से कनेक्टेड है, क्वेश्चन मार्क से दो सेंटेंस आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। उसी तरह का सेम प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो जैसे यहाँ पे, जैसे आई सॉ ए वन आइड मैन, एक आँख वाले आदमी को मैंने देखा, तो ये सही लग रहा है। यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे कभी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। आई सॉ वन आइड, तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क वन आइड मतलब एक आँख वाला, तो यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। आई सॉ यहाँ पर भी आर्टिकल के साथ किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया जाता, तो ये हमारे ऑलरेडी गलत, ये गलत। वन आइड में हमको पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो देखिए बहुत खूबसूरत प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 35 और 36 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए विसा, यहाँ पे एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, तो एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, तो इसका अर्थ होता है उसने मुझे पैसे दिए। ही गेव मी मनी मतलब उसने मुझे पैसे दिए। एडवाइजिंग मी, एडवाइस नहीं दिया, क्या दिया, पैसा दिया। तो यहाँ पे बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गिव मी, कि मतलब एडवाइस देने के अलावा, एडवाइस देने के अलावा उसने मुझे पैसे दिए। तो बहुत लोग क्या होता है, एडवाइस देते हैं और पैसे नहीं देते हैं, तो एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाते हैं, पैसे देने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो उसी पे ये प्रश्न आपको दिया गया है। तो यहाँ पे बिसाइड्स का होता है के अलावा, मतलब के अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, अलावा, के अलावा, है ना, मतलब एडवाइस मतलब राय देने के अलावा, मुझे राय देने के अलावा उसने मुझे पैसे दिए। अब बिसाइड का क्या अर्थ होता है, के बगल में, के बगल में, बगल में, के बगल में, है ना। तो बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, मतलब राय देने के अलावा उसने मुझे पैसे दिए। दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, गो एंड सिट योर फादर, तो जाओ और बैठो, मतलब अपने पिता के, जाओ अपने पिता के, जाओ और बैठो मतलब बगल में बैठो। तो यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पे आपको 35 नंबर क्वेश्चन का बिसाइड सही होगा, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गिव मी मनी।
और यहाँ पे गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, तो यहाँ पे इस का प्रयोग नहीं होगा, मतलब के बगल में, अपने पिता के बगल में जाओ और बैठो। 36 में क्या आ रहा है, अपने पिता के बगल में जाओ और बैठो, बिसाइड, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। 35 में क्या हो रहा है कि बिसाइड्स एडवाइजिंग मी, मुझे उसने राय देने के अलावा पैसे दिए। आई थिंक स्पष्ट हो गया होगा बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, के अलावा। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आंसर, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आपको उत्तर देने हैं। तो वी एक्सपेक्टेड, हम लोग आशा किए, वी एक्सपेक्टेड हिम टू एडमिट दैट ही स्टोल मनी एट द लाइब्रेरी डैश ही डिड नॉट। तो वी एक्सपेक्टेड हिम, हम लोगों ने उससे आशा किए, टू एडमिट दैट ही स्टोल द मनी फ्रॉम द एट लाइब्रेरी, कि उसने लाइब्रेरी से पैसे चुराए। तो हम आशा करते हैं कि वो एडमिट कर लेगा कि उसने लाइब्रेरी से पैसे चुराए। ही डिड नॉट, मतलब यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया। निगेटिव जरूरी है, मतलब यहाँ पे निगेटिव अगर सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पे बट आपको खोजना पड़ेगा। बट जो होता है निगेटिव सेंटेंस के पहले इस्तेमाल किया जाता है, बट ही डिड नॉट, मतलब उसने नहीं स्वीकार किया। लेकिन बट होता था लेकिन स्वीकार नहीं किया, है ना। तो बट का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में होगा, इसका अर्थ होता है लेकिन। ऑल दो का क्या अर्थ होता है, ऑल दो का होता है यद्यपि उसने स्वीकारा। अगर मान लीजिए स्वीकारा होता तो यहाँ पे ऑल दो, अगर ये नेगेटिव नहीं होता, नॉट यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे ऑल दो सुइटेबल हो जाता। सो मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए के लिए सो का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर का इस्तेमाल जब भी का सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। आई विल नॉट इनवाइट रवि टू द स्टडी, मैंने रवि को इनवाइट नहीं करूँगा ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं रवि को इनवाइट नहीं करूँगा। बिकॉज ही टॉक्स टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता है ना। डैश माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम, मेरे दोस्त उसे पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे दो तरह का सेंटेंस है, दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैं रवि को ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं रवि को इनवाइट नहीं करूँगा, क्योंकि रवि बहुत ज़्यादा बोलता है। माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम, और मेरे दोस्त भी उसे पसंद नहीं करते थे। और के सेंस में यहाँ पे होगा, मतलब तो और के सेंस में यहाँ पे फर्दर मोर यहाँ पे आता है। तो फर्दर मोर का अर्थ होता है इसके अलावा, मतलब रवि तो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसके अलावा मेरे दोस्त भी उसे पसंद नहीं करते हैं। तो एंड भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन एंड ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम फर्दर मोर, मतलब इसके अलावा, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने के अलावा मेरे दोस्त भी उसे पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फर्दर मोर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया फर्दर मोर का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है के अलावा, इसके अलावा, है ना। साथ ही बोल सकते हैं इसको, साथ ही मेरे दोस्त इसे पसंद नहीं करते हैं, या इसके अलावा मेरे दोस्त भी इसे पसंद नहीं करते हैं। ऑल दो का अभी मैंने बताया, यद्यपि। स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ सुइटेबल नहीं होगा, के बावजूद, है ना। बहुत ज़्यादा बोलता है, के बावजूद उसे पसंद भी नहीं करता है, ये नहीं बैठेगा। हाउएवर भी यहाँ पे नहीं बैठेगा, है ना। जब कभी क्या, हमेशा उसे पसंद नहीं करते हैं। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पे एंड के सेंस में कौन सा आएगा, फर्दर मोर मतलब उसी से सपोर्टिव कुछ और सेंटेंस है जो उसी वाक्य को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे फर्दर मोर का हम इस्तेमाल करते हैं। और कोई रीजंस बताने होते हैं, जैसे वो बहुत ख़राब है और वो चोरी भी करता है, तो राम इज़ ए वेरी बैड, फर्दर मोर ही स्टोल सम मनी, या ही चीट हिज फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरह के सेंस में हम लोग फर्दर मोर का इस्तेमाल करते हैं। और कोई गुड या अवगुड और उसमें ऐड ऑन करना होता है, जोड़ना होता है, तो फर्दर मोर का इस्तेमाल हम करते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ पे एक इडियम आ गया, बीट अबाउट द ब्रश,
बस, बिट अबाउट द बस। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वीवीआई है। इसका अर्थ होता है डिस्कसिंग, मतलब टाइम वेस्ट करना। जैसे नेता लोग कोई जब पत्रकार कोई प्रश्न पूछता है टफ, तो नेता लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बात करेंगे और टॉपिक से भटका देते हैं, मतलब समय की बर्बादी करते हैं, टू द पॉइंट आंसर नहीं देते हैं। तो इस बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कसिंग ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, तो इज़ ए वेरी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस तरह का जब इडियम का जब कोई आंसर देना हो और ऑप्शन जो लंबा दिखे, वही इसका सोल्यूशन जनरली हो जाता है। तो अगर आप इसका अर्थ नहीं मालूम है, इसमें से ऑप्शन चूज करना है, तो देखिए कौन सबसे लंबा इसका ऑप्शन है, उससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि वो आपका उत्तर करेक्ट हो जाए। तो डिस्कसिंग ए मैटर मतलब कोई मैटर आप डिस्कस कर रहे हैं विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, बिना पॉइंट पे आए, बिना टू द पॉइंट आए अगर आप डिस्कशन किए जा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे बीट अबाउट द बश। सेलेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम। यहाँ पे भी इडियम दूसरा क्वेश्चन आ गया। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का अर्थ होता है यहाँ पे कि बीमारी, या बीमार है, बीमारी या रोगग्रस्त है, थोड़ा सा रोगग्रस्त है, तो आप अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। तो इससे क्या होता है, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, यानी आई एम अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर इडियम का यूज़ कर सकते हैं या इल का यूज़ कर सकते हैं ना। तो फीलिंग स्लाइटली इल, तो इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये इन द रेन नहीं होगा, अंडर प्रेशर नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज ब्लो अप। तो ब्लो अप का अर्थ होता है एक्सप्लोड हो जाना, विस्फोट हो जाना, है ना, ब्लास्ट कर देना, या कोई विस्फोटक कोई ये कर देना, उसका ब्लो अप होता है। तो इसका हो गया एक्सप्लोड। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक कंडीशनल सेंटेंसेस। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस आ गया, यहाँ पर दो सेंटेंस ज्वाइंट आपको मिलेंगे। इफ़ यू हैड ईटन ए गुड ब्रेकफास्ट, यदि तुम अच्छा नाश्ता किए होते, यू वुड नॉट बी सो हंग्री। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, तो वुड का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो वुड नॉट बी या सो हंग्री, तो तुम इतने ज़्यादा भूखे नहीं होते। सेकेंड जो सेंटेंस है यहाँ पे, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। नो बडी विल बिलीव यू अनलेस यू ऑलवेज, है ना। तो नो बडी विल बिलीव यू, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे दिया गया है। तो नो बडी विल बिलीव यू, कोई भी तुम्हें विश्वास नहीं करेगा। अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, यू विल ऑलवेज टेल। तो यहाँ पे यू का प्रयोग हो रहा है, यू का टेल्स होगा नहीं, यू के साथ टेल्स का प्रयोग नहीं होगा। चूँकि ये फ्यूचर में हो, अगर पहला सेंटेंस फ्यूचर में दिया हो सिंपल, तो यहाँ पे प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है। उसका सेकंड जो पैराग्राफ होता है, सेकंड जो सेंटेंस होता है, वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो गया इसका टेल। तो नो बडी विल बिलीव यू अनलेस यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ। विल, फर्स्ट सेंटेंस में अगर विल दिख जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए टेल। यू है इसलिए टेल, अगर ही होता तो ये हो जाता है टेल्स। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यू दिया है कि ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन सीता एज वेल एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे एज वेल एज का जब प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा जो क्रिया होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, मतलब सीता के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो सीता इज प्लेइंग, इसका उत्तर हो जाएगा। फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन एवरी पर्सन इन द कंट्री। तो एवरी से जहाँ भी सेंटेंस शुरू होगा वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो एवरी पर्सन इन द कंट्री, ये राइट टू वोट, तो वोट का अधिकार है, तो आई हैज़। तो एवरी पर्सन इन द कंट्री हैज़ ए राइट टू वोट, तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल होगा। एवरी आ गया तो हैव होगा नहीं, इज मतलब होगा नहीं, हैज़ मतलब अधिकार रखना होता है ना। तो एवरी पर्सन इन द कंट्री हैज़ राइट टू वोट, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पे हैज़ का, तो हमने 45 क्वेश्चन जो इंग्लिश का दिया हुआ है, सभी प्रश्नों को हमने लाइन बाय लाइन सॉल्व कर दिया है।
और बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का ये उत्तर था। और भी अगले कुछ वीडियो में हम लोग मैथ के प्रश्नों को, सभी मैथ के प्रश्नों को डिस्कस कर देंगे। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन हिंदी का भी दिया जाए तो हिंदी का दे दिया जाएगा, नहीं तो हिंदी को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।